नेपाल में जैन जी का खूनी प्रदर्शन, 20 मारे गए, पर आखिर में सरकार झुक गई और सोशल मीडिया बैन हटाना पड़ा सरकार को। दोस्तों, दरअसल 15,000 के करीब जैन जी यानी कि युवा नेपाल में सड़कों पर उतर आए। संसद भवन में घुसे प्रदर्शनकारी, काठमांडू में कर्फ्यू लगा, सेना भी तैनात की गई, वहाँ की आर्मी भी लगी, पुलिस भी लगी, लेकिन उसके बाद भी वहाँ के जैन जी ने हार नहीं मानी। देर रात को सरकार ने आखिर अपना फैसला वापस लिया और सोशल मीडिया बैन जो 3-4 दिन पहले लगा उसको वापस ले लिया। गृह मंत्री का इस्तीफा वहाँ पे हो गया है और बहुत सारी न्यूज़ है जो कि जान करके आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर ये जो प्रदर्शन हुआ है ये मेनली किस वजह से हुआ है? क्या ये सोशल मीडिया बैन के ही सिर्फ और सिर्फ रीज़न से हुआ है? भाई, इसके पीछे काफ़ी बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि ये प्रदर्शन मेनली किस वजह से हुआ है और लोगों का लोग कितने हद तक सीरियस है वहाँ की सरकार को लेकर के। क्या बांग्लादेश जैसा हाल होने वाला है नेपाल का? नेपाल की सरकार गिरने के चांस है कि नहीं? ये सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। बस अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेपाल विरोध को लेकर के सबसे बड़ा सवाल, क्या इस लेवल का प्रोटेस्ट करना नौजवानों के लिए पॉसिबल है? पॉसिबल था? क्या ये प्रोटेस्ट महज एक कलेक्टिव और सिंगल गोल होने की वजह से सामने आया है? क्या ये इसके पीछे कोई और चेहरा नहीं है? एक बड़ी प्लानिंग हो सकती है और उसी का जवाब खोजने के लिए ये जो सवाल आ रहे हैं ना, ये प्रोटेस्ट से लेकर के सिर्फ हमारे मन में नहीं, सभी आम आदमी के मन में आ रहे हैं। इसी बड़े सवाल का जवाब टटोलने की कोशिश की इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ओसेंस टीम ने, जिसके बाद ओसेंट के शुभम तिवारी और आकाश शर्मा एक रिपोर्ट लेकर के सबके सामने आए। इस रिपोर्ट में प्रोटेस्ट से जुड़ी कई बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। सबसे पहली चीज़ कि नेपाल का बड़ा जजी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कैसे हुआ? ये जो प्रोटेस्ट हुआ ये कैसे ऑर्गेनाइज, शुरू कहाँ से हुआ? नेपाल के कई हिस्सों में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और असमानता के खिलाफ लोगों में गुस्सा हमेशा से देखा गया है। अभी एक दिन पहले यानी कि 8 सितंबर को ये गुस्सा बड़े प्रदर्शन में तब्दील हो गया। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है सोशल मीडिया बैन को लेकर के, जो वहाँ पे नेपाल में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड, ये सारे ऐप को, जो यूट्यूब तक को बैन किया गया, ये सारे ऐप को जो बैन किया गया, ये सबसे मेन रीज़न बताया जा रहा है। लेकिन क्या ये मुद्दा सच में सबसे बड़ा रीज़न था या फिर कोई और ही रीज़न था? रिपोर्ट में ये भी पता चला है, जब नेपाल के संसद भवन के बाहर प्रदर्शन वालों ने, जो लोगों ने, जैन जी वालों ने हिंसक हो जाते हैं, तो नेपाल के ओर से ऑर्डर आते हैं कि देखते ही गोली मार दो, शूट एट साइट, यानी कि देखते ही गोली मार दो। रिपोर्ट तैयार होने तक इसमें तकरीबन 20 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन मेरे पास जो न्यूज़ आई है वहाँ पर 350 लोग इंजर्ड है, यानी कि घायल है। हजारों लोग अभी भी इस प्रदर्शन को कर रहे हैं। लेकिन न्यूज़ अब सामने ये आ रही है, रिपोर्ट सामने आ रही है कि अब धीरे धीरे वहाँ की सेना ने, वहाँ के लोगों ने बैकअप ले लिया और अब जो विरोध चल रहा था, जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वो धीरे धीरे शांत हो चुका है। इन हजारों चेहरों और नारों के पीछे एक ही संगठन है जिसका नाम तेजी से वायरल हो रहा है, उसका नाम है हामी नेपाल। हामी नेपाल को हिंदी में बोल सकते हैं हम ही नेपाल, है ना, हम ही नेपाल, और इंग्लिश में बोला जाए मतलब कि वी नेपालीज। ये एक एनजीओ है। ये एनजीओ अभी का नहीं है, बहुत पुराना है, 2015 का है। यही एनजीओ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि डिस्कॉर्ड हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब पे एक्टिव हो करके जो बच्चे हैं ना, जो युवा हैं, उनको बुलाने लगे, जो स्कूल के बच्चे हैं उनको बुलाने लगे, वीडियोस डाले गए, है ना, इन्हीं सारे एप्लीकेशन पे सोशल मीडिया के, कि प्रोटेस्ट में कैसे आना है, ये जो विरोध प्रदर्शन होगा इसमें कैसे आना है। कॉलेज का बैग ले, सबको क्या बोलेगा भाई, सबको बोल दिया कि कॉलेज का बैग लेकर के आना,
अपनी बुक्स भी लेकर के आना और हो सके तो अपने स्कूल के यूनिफॉर्म में आ जाना। एक चीज़ कॉमन थी प्रदर्शन में, उनका बैनर, जो वो लोग बैनर लेकर के आए, उस बैनर पे लिखा क्या था? उस बैनर पे लिखा था करप्शन के खिलाफ हमारे युवा, इंग्लिश में बोले यूथ्स अगेंस्ट करप्शन। इसी बैनर के साथ प्रदर्शन 8 सितंबर को मैदान में उतरे। बैनर हामी नेपाल ने ही लॉन्च किया था। जब ओसेंट ने लोकल मीडिया रिपोर्ट को टटोला तो पता चला कि काठमांडू में प्रदर्शन की ऑफिशियल परमिशन भी हामी नेपाल एनजीओ ने ही मांगी थी, मगर प्रोटेस्ट की जो वजह नेपाल सरकार अपनी तरफ से बता रहे ना, उस पर भी एक बड़ा राज है जो कि इसी खोज में खुला है, जो कि इंडिया टुडे वालों ने सामने लाया है। क्या नेपाल सरकार प्रोटेस्ट की वजह से भ्रम फैला रही है? ये सवाल सबके मन में है। क्या आप वहाँ पे भी भ्रम फैलाया जा रहा है? प्रदर्शन की शुरुआत से ही रिपोर्ट्स आती रही कि एक जेनजी प्रोटेस्ट है जिसका असल मकसद सोशल मीडिया बैन का विरोध करना है। हाँ, ये चीज़ है कि वहाँ पे बच्चे चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया बैन हटे, लेकिन मेन मकसद, मेन जो ऑर्गेनाइजर थे ना, उनका कुछ और ही मकसद था। वो क्या था? लेकिन रिपोर्ट में पता चला है कि नेपाल सरकार इसे सोशल मीडिया बैन जो 26 प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाई गई है उसे जोड़ रही है। सरकार जोड़ रही है उसे। जब इंडिया टुडे की टीम सोशल मीडिया चैट्स की जांच करती है तो पता चलता है कि असली जो बुलावा है वो भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन के खिलाफ था। सोशल मीडिया ऐप्स करने के, है ना, बैन करने के खिलाफ नहीं, उसके खिलाफ नहीं था ये प्रोटेस्ट। ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था ने पहले से ही शंका जता दी थी, पहले से ही उन्होंने बोल दिया था कि इसमें हिंसा हो सकती है। एनजीओ ने पहले से ही अथॉरिटी को वहाँ के चेतावनी दे दी थी कि यहाँ पे हिंसा हो सकती है। ऐसे में ये एक सवाल आ रहा है कि एनजीओ कैसे अकेले दम पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर सकती है, इतना सब कैसे कर सकती है? यह समझने के लिए हामी नेपाल एनजीओ के बारे में डिटेल में जानना जरूरी है। प्रोटेस्ट के पीछे का असली चेहरा। हामी नेपाल एनजीओ की शुरुआत 2015 में हुई। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, शुरुआत में इस संस्था ने भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं में रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क किया। सोशल मीडिया पे ये भी दावा किया जा रहा है कि इस एनजीओ ने ना नेपाल आर्मी के साथ भी मिलकर फ्लड रेस्क्यू ट्रेनिंग भी करवाई है लोगों की, यानी कि मदद भी काफ़ी करवाई है, ये बोला जा रहा है। लेकिन इसका मेन जो रीज़न है ना, वो स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट से जुड़ा हुआ है, यानी कि बच्चों से लेकर के ये एनजीओ सबसे लगाव में नजर आए। नेपाली छात्रों और प्रवासियों से जुड़े मुद्दे पर संगठन शुरू से ही बोलता रहा है। जब इस साल ओसा की कलिंगा यूनिवर्सिटी में एक नेपाली छात्रा की मौत का मामला सामने आया, तब हामी नेपाल इस मामले पर खुलकर सामने आया था, मगर कभी भी पॉलिटिकल रूप से मुखर सामने नहीं हुआ। 6 अगस्त 2025 वो पहली तारीख थी जब हामी नेपाल के 36 साल के फाउंडर सुदान गुरुंग ने पहली बार खुलकर करप्शन के खिलाफ पोस्ट डाली। सुदान गुरुंग, जो कि इस एनजीओ के ऑनर है, फाउंडर है, ने 8 सितंबर को प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया। तब से लेकर के अब तक डिस्कॉर्ड हो गया, इंस्टाग्राम हो गया पे करप्शन के खिलाफ युवा नाम से कैंपेन चल रही है। एनजीओ ने उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपनी फंडिंग की भी डिटेल्स दी है कि उन्हें कहां से पैसे मिल रहे हैं। तब पता चला कि हामी नेपाल को अब तक कोला, वाइबर, गोल्ड स्टार और मुलबेरी होटल जैसे ब्रांड्स से करीब 20 करोड़ नेपाली रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है। अभी की इंडियन करेंसी, अपने इंडिया के पैसों के हिसाब से देखा जाए तो वो पैसे 12.5 करोड़ रुपए भारतीय रूप से भी ज़्यादा है। यहाँ आपको एक चीज़ और याद दिलाना है कि वाइबर वही प्लेटफॉर्म है जो अभी नेपाल में बैन नहीं हुआ है, नेपाल में अभी भी चले। नेपाल में सारे अच्छे ऐप, जो मतलब बड़े बड़े ऐप है, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सब बैन है। लेकिन वाइबर और टिकटॉक, ये 2 ऐप चल रहे हैं। वाइबर एक जापानीज ऑनरशिप वाला मैसेजिंग ऐप है ना, मैसेजिंग वाला ऐप है। उससे भी हामी नेपाल को पोस्ट में पहले में फंडिंग मिली है, वाइबर ऐप से भी। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हामी नेपाल एनजीओ ने अकेले ही ये सब कुछ कर दिया हो।
इस कैंपेन को बल मिला पहले से उबलते गुस्से की वजह से, क्योंकि जो जेन जी है, जो वहाँ के लोग हैं, वो पूरी तरीके से वहाँ की सरकार से काफ़ी समय से नाराज नजर आ रहे थे। पिछले कई हफ्तों से नेपाली सोशल मीडिया पर हैशटैग नेपो किड और हैशटैग नेपो बेबी ट्रेंड चल रहा था। युवाओं को वहाँ पे आरोप था कि नेताओं और सेलिब्रिटीज़ के बच्चों को नौकरियों और सुविधाओं में मतलब काफ़ी आसानी से फ़ायदा मिल रहा है, जबकि जो आम लोग हैं, जो बेरोजगार है, जो वहाँ की आम पब्लिक है, उनकी ज़रूरत के लिए भी तरस रहे हैं वो लोग। अब जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की नेपाल से एक्सेस पर पाबंदी लग गई तो वीपीएन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप सभी लोग जानते होंगे शायद से वीपीएन ऐप का। भाई वीपीएन ऐप अपने भारत में, वीपीएन वो टेक्नोलॉजी है जिससे आप अपनी जो लोकेशन है ना उसको चेंज कर सकते हो, जिससे कि एप्लीकेशन वाले ये मालूम नहीं कर पाएंगे कि आप किस देश में हो, आप किस जगह से इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो। तो इसी टेक्नोलॉजी का, यानी कि जिस देश में बैन है वहाँ पर भी वीपीएन का यूज़ करके जो एप्लीकेशन बैन है आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नेपाल के युवा अपने प्रोटेस्ट को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। वीपीएन कंपनी प्रोटॉन वीपीएन ने इसी बारे में एक रिपोर्ट जारी की। प्रोटॉन वीपीएन ने बताया कि बीते सिर्फ 3 दिनों में उनके प्लेटफॉर्म पर नेपाल से रजिस्ट्रेशन 6000% बढ़ गया है। 6000%, यानी बैन लगने से पहले ही उसे बाईपास करने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। बाईपास कर लेने के बाद अब वो डिस्कॉर्ड सर्वर भी चालू है जिसमें सारी प्लानिंग हुई, मगर अब वहाँ पर गुस्सा और गम दोनों आ गए हैं। क्यों? क्योंकि भाई कितने लोग वहाँ पे मर चुके हैं, कितने लोग घायल हैं, कितने लोग इंजरीज में, तकरीबन 20 लोगों की मौत हो चुकी है। इस प्रोटेस्ट के ऑर्गेनाइजर्स ने यह ऐलान कर दिया है कि कल से कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट क्लास नहीं जाएगा। सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मतलब कितने दिन के लिए बंद रहेंगे ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इन्फिनिटी, यानी कि अनिश्चित काल के लिए बंद रहेंगे, जब तक कि सरकार ये जो लोग मरे हैं ना उनका जवाब नहीं दे देती, तब तक एनजीओ वालों ने ऐलान किया है कि कोई भी स्टूडेंट स्कूल ना जाए, उन्होंने अपने तरफ से बोला है। और इसी बीच सबसे बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री है केपी ओली के ने अपने सुर बदल लिए हैं। सोशल मीडिया बैन को लेकर के उन्होंने अपनी जो पहले चीज़ें बोली और अब जो चीज़ें बोले चेंज कर लिया। नेपाल के संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने बताया कि सरकार ने कैबिनेट की आपात बैठक में सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध के अपने फैसले को वापस तो ले लिया है। पीएम यानी कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी अपने सुर बदल लिए। क्या कहा? सरकार सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के पक्ष में नहीं है, इनके उपयोग के लिए माहौल सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि ये लोग अब कह रहे हैं कि अब उसको सही से चालू करने के लिए कैसे चालू करना है उस बारे में प्लानिंग चल रही है। इसी बीच भारत ने भी नेपाल पे सीमा पे अलर्ट जारी कर दिया है। भारत ने, अपने इंडिया ने नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी किया है। सशस्त्र सीमा बल ने सतर्क होने की सभी को चेतावनी दी है और भारतीय क्षेत्र में अशांति फैलने से रोकने के लिए बारीकी से नजर रखी जा रही है। सीमा चौकियों पर आने जाने वालों की सघन चेकिंग हो रही है। भारत नेपाल के बीच 1750 किलोमीटर लंबी सीमा है, आपको ये चीज़ मालूम नहीं होगी। इसके अलावा और तो और केपी शर्मा प्रधानमंत्री ओली ने वहाँ पे रिजाइन कर दिया है। उनका कहना है कि 19 लोगों की जान जाने के वजह से नेपाल विरोध प्रदर्शन में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है। बहुत सारी बड़ी बड़ी न्यूज़ सामने आ रही, जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया है ना, रिजाइन कर दिया, वहीं दूसरे तरफ जो पुराने उप मुख्य प्रधानमंत्री थे उनके घर पे भी पथराव हुआ है। उनके घर पे भी घुसपैठियों ने वहाँ पे घुस के पथराव किया हुआ है, यानी कि प्रदर्शनकारियों ने। उसके अलावा केपी शर्मा ओली ने दुबई जाने की भी योजना बना रहे थे और इसके पीछे का रीज़न देने की सोच रहे थे कि चिकित्सा उपचार के हवाले वो दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये सूत्रों के सामने से खबर आ रही है और इसी बीच इन्होंने रिज़ाइन भी दे दिया है। क्या बांग्लादेश वाला हाल होगा शेख हसीना वाला? शेख हसीना अपने भारत में आ गई।
प्रोटेस्ट के वजह से नेपाल में क्या क्या चीज़ें चेंज होगी ये जानना बहुत ज़रूरी है। नेपाली कांग्रेस जो अध्यक्ष है ना, उनके भी घर के ऊपर प्रदर्शनकारियों ने उनके भी घर के ऊपर आग लगाई है, उनकी संपत्ति में आग लगाई नेपाल के प्रदर्शन वालों ने। यानी कि नेपाल के जो कांग्रेस, यहाँ वाले नहीं, नेपाली कांग्रेस जो है उनके संपत्ति में भी आग लगाई है। कीर्तिपुर में भी, नगर पालिका में भी आग लगा दी गई है। यानी कि बहुत बड़ी प्रोटेस्ट इस समय चल रही है और ऑर्गेनाइजर्स रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ, लेकिन ये कर रहे हैं कि शांति से काम कर रहे हैं, लेकिन रुक नहीं रहे हैं। हाँ, लोग जो आम आदमी है वो धीरे धीरे अपने घर वापस इसलिए जा रहे हैं भाई क्योंकि कई लोग मरने की खबर आ रही है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने यहाँ पे वापसी का बोला जरूर है, लेकिन कई सारी और भी न्यूज़ आ रही है। और पीएम ने, ओली ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, लेकिन फिर भी उसका भी कोई फ़ायदा इतना देखने को नहीं मिला है। और कल जिन गृह मंत्री ने, मैंने वीडियो में बोला कि जिन्होंने रिज़ाइन किया उनके घर में भी आग लगाई गई, जिनका नाम है रमेश लेखक के आवास में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। यानी कि कल जो गृह मंत्री गए उनके भी घर में आग। तो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, सिर्फ सोशल बैन को लेकर के नहीं है। वहाँ के जो आम बच्चे हैं, आम युवा हैं, वो इस चीज़ पे भी नाराज़ है कि वहाँ पे भी बेरोजगारी काफ़ी फैली हुई है। अब पीएम ओली ने रिज़ाइन भी किया है ना। तो एक चीज़ और है, क्योंकि लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पीएम ओली के घर के पास 2 लोग गोली लगने से घायल हुए हैं, उन्हीं के घर के पास। तो ये सारी चीज़ों को देखने की वजह से इतना बड़ा कदम उठाया गया है और लोग रुकने का फिर भी नाम नहीं ले रहे। अपने इंडिया टुडे की ओर से एक और बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है कि जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव ने भी इस्तीफा दे दिया। यानी कि इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है ना। तो उन्होंने भी यही कहा है वो सरकार में सेवा करने के योग्य नहीं है, जिसमें 19 लोगों की जान चली गई थी और इसी वजह से उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 21 सांसदों ने मिल करके रिज़ाइन दे दिया, 21 सांसदों ने मिल करके। और डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए प्रदर्शनकारी पूरी तरीके से लामबंद हो रहे हैं। यानी कि पूरी तरीके से एक दूसरे से कनेक्शन बना रहे हैं कि अगला हमें क्या काम करना है, अगली किस जगह पे अटैक करना है। ये सारी चीज़ें डिस्कॉर्ड के जरिए प्रदर्शनकारी एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। शेखर कोइराला ने अपने गुट के नेताओं से रिज़ाइन देने का आह्वान दिया है। उन्होंने भी कहा है अपने गुट के मंत्रियों को, यानी कि ओली के नेतृत्व वाली सरकार से इस्तीफा देने का आह्वान किया है। तो भाई यानी कि लग ये रहा है कि बांग्लादेश की तरह यहाँ की भी सरकार चेंज होने के पूरे आशंका नजर आ रही। भाई यहाँ पे 1-2 नहीं, करीब 10-15 वहाँ के नेताओं के घर के ऊपर तोड़-फोड़ की गई है। जैसे कि सीपीएन माओवादी केंद्र के अध्यक्ष के घर में, विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा के घर में, महेश बसनेत के घर में, गगन थापा के घर में, रमेश लेखक के घर में, शेर बहादुर देउबा के घर में, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का निजी आवास के पृथ्वी सुब्बा गुरुंग, काठमांडू में नेपाली कांग्रेस मुख्यालय, सभी जगहों पे घर में तोड़फोड़ की गई है। और उसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने कम्युनिस्ट पार्टी मुख्यालय पे भी धावा बोल दिया है, पार्टी का झंडा फाड़ दिया। यानी कि पार्टी के जो झंडे थे, जो फ्लैग्स थे, उन सभी को फाड़ के जलाया जा रहा है। वहाँ के नेपाल के हवाई अड्डे को बंद करने का प्लान बनाया जा रहा है, हवाई अड्डे को बंद कराया जा रहा है, एयरपोर्ट को। सेना वहाँ पे लगी हुई है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे डिस्कॉर्ड के जरिए एक दूसरे को आसानी से कोऑपरेट कर पा रहे हैं, एक दूसरे को आसानी से न्यूज़ दे पा रहे हैं और वहाँ पे ये सारी चीज़ों को हवाला दिया जा रहा है। वहाँ के इतने बड़े होटल, हिल्टन होटल में भी आग लगा दी गई है। यानी कि लोग बिल्कुल भी नहीं रुक रहे, चाहे वहाँ की सेना कितनी भी सख्ती करे, चाहे वहाँ के पुलिस वाले जितना भी लाठी चार्ज करे, कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सूत्रों के पास से खबर आ रही है कि सेना प्रमुख ने पीएम ओली से रिजाइन देने को बोला था कि सेना स्थिति को संभालेगी।
यानी कि ये भी हो सकता है कि सेना के कहने पर भी ओली का ये रिजाइनेशन माना जा सकता है, ये भी हम कह सकते हैं, लेकिन सूत्रों के सवाल हवाले से खबर आ रही है। दरअसल में यहाँ पे हुआ क्या था, 1 से 2 मिनट के रीकैप में ये सुन लेते हैं। नेपाल ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटा लिया था, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन हुए थे, है ना, और पुलिस के साथ झड़पें हुई, जिसमें कम से कम 20 लोग मारे गए और 350-400 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। प्रतिबंध के से कुछ कुछ हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर नेपो किड अभियान चलाया गया था, जिसमें राजनेताओं के बच्चों की विलासितापूर्ण जीवन शैली और भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर किया गया था। जब सरकार ने फेसबुक और यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने का कदम उठाया तो सोमवार को राजधानी काठमांडू में हजारों युवाओं ने संसद भवन पर धावा बोल दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कई जिलों में अब कर्फ्यू लगा दिया गया था, कर्फ्यू को पूरी तरीके से बढ़ा भी दिया गया था। एक सरकारी मंत्री ने कहा था कि उन्होंने जैन जेड की मांगों को पूरा करने के लिए सोमवार देर रात तक आपातकालीन बैठक के बाद प्रतिबंध हटा लिया, है ना। ये हमने आपको पहले ही बोला। पिछले सप्ताह सरकार ने प्राधिकारियों को नेपाल के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ पंजीकरण की समय सीमा का पालन न करने पर 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। क्यों, आपको मालूम है ना ये चीज़? जिसको नहीं मालूम है कि ये सोशल मीडिया बैन सरकार ने क्यों बैन किया था, उस बारे में जानते हैं। सिर्फ 30 सेकेंड लगेंगे। सरकार ने 1 साल पहले ही सारे एप्लीकेशन को बोला था कि जिन्हें भी नेपाल में ऑफिशियली चलना है उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उन्हें रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो कि सिर्फ 3-4 एप्लीकेशन के अलावा किसी ने नहीं कराया। 3-4 एप्लीकेशन के अलावा, जिसमें नाम है टिकटॉक का, जिसमें नाम है वाइबर का, जिसमें नाम है वीटो का, और जिसमें नाम है निम्बुस से, सॉरी मुझे याद नहीं अच्छे से। ये 4 एप्लीकेशन का नाम है जिन्होंने रजिस्ट्रार कराया था। बाकी बचे हुए सभी एप्लीकेशन जैसे यूट्यूब हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे एप्लीकेशन का वहाँ पे रजिस्ट्रार में ऑफिस में रजिस्ट्री नहीं हुई, और यही वो रीज़न था जिसके वजह से वहाँ की सरकार ने ये कदम उठाया। उनका कहना है कि अगर ये रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री हो जाएगी तो वहाँ से सारे एप्लीकेशन का बैन हटा लिया जाएगा, लेकिन लोगों ने के बीच में इतना हल्ला बोल हो गया, लोगों ने वहाँ पे विरोध प्रदर्शन शुरू कर लिया और सरकार पहले ही झुक गई और सरकार ने अपना वापस ले लिया बैन। और ये ऑफिशियली बोला गया था, ये जो मैं आपको कारण बता रहा हूँ ये ऑफिशियली कारण बताया गया था। सरकार को सड़कों पर उतरे युवाओं ने कहा कि वे सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। कई लोगों ने हाथों में बस बहुत हुआ और भ्रष्टाचार का अंत जैसे नारे की लिखी हुई बैनर लेकर के घूम रहे थे, और कई विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के गृह नगर में स्थित घर पर आग वगैरह भी लगाई, पथराव भी किया, जो कि मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। इस वाले प्रोटेस्ट से पहले सरकार ने ये जो सोशल मीडिया के 26 एप्लीकेशन को बैन किया था, उसके ऊपर बोला ये था कि प्रतिबंध को फर्जी समाचार यानी कि फर्जी न्यूज़ और जो बुरे तरीके से भाषण दिए जाते हैं लोगों में लड़ाई वगैरह करवाने वाले और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिए उचित यानी कि सही ठहराया था। उन्होंने बोला कि फर्जी न्यूज़ वगैरह काफ़ी सोशल मीडिया से चल रही हैं, ये सारे रीज़न दिए गए जो कि लोगों को समझने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया आज के लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी हो गया है दिनचर्या में हर चीज़ के लिए। वहाँ के एक प्रदर्शनकारी सबाना ने पहले बीबीसी को बताया कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध ही एक अकेला कारण नहीं थे जिसके लिए वे एकत्र हुए थे। तो कई लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया बैन ही अकेला कारण है, और कई लोगों का कहना है कि वहाँ पे सोशल मीडिया कारण ही अकेला कारण नहीं है, यानी कि सभी की अपनी अपनी सोच है। ले दे करके 15-20 हज़ार लोगों ने
वहां पर बाहर आ करके प्रतिबंध के ऊपर काफ़ी तेज़ी से वायरल वीडियो के हिसाब से वहां पे प्रदर्शन विरोध जताया। उन्होंने कहा क्या बीबीसी से, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के बजाय मुझे लगता है कि सभी का ध्यान भ्रष्टाचार पे है। उन्होंने आगे कहा, हम अपना देश वापस चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार रोकने आए हैं। सोमवार को काठमांडू में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारें, लाठियां और रबड़ की गोलियां चलाई। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि वे हिंसा और हताहतों की संख्या से बहुत दुखी हैं और उन्होंने दिन की घटनाओं के लिए विभिन्न निहित स्वार्थी समूहों द्वारा घुसपैठ को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सरकार विरोध प्रदर्शनों की जांच के लिए एक पैनल गठित करेगी, साथ ही मृतकों के परिवारों को वित्तीय राहत और घायलों को मुफ्त इलाज की सुविधा भी प्रदान करेगी। और अब आप अपनी राय बताओ कि क्या नेपाल भी बांग्लादेश जैसा हाल होने वाला, यहाँ पे भी पूरी तरीके से सरकार चेंज होने वाली है? क्या यहाँ के लोगों को भी केपी ओली का प्रधानमंत्री रहना बिल्कुल भी सही नज़र नहीं आ रहा था? केपी ओली ने पहले ही रिज़ाइन कर दिया। आपको क्या लगता है कि ये विरोध प्रदर्शन नेपाल को और आगे लेके जाएगा या फिर और पीछे लेकर के चला जाएगा? क्योंकि अब वहाँ की सेना ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ की सेना ने वो केपी ओली जी से बोला था कि आप इस्तीफ़ा, आप रिज़ाइन कर दो, हम इस आपदा को संभाल लेंगे। और ओली ने सेम वैसा ही किया है, ओली जी ने। तो आपको क्या लगता है कि नेपाल के लिए ये डिसीजन सही है या गलत है? नेपाल आगे जाएगा कि पीछे जाएगा? कमेंट करके बताओ। आपको इस वीडियो में मिली जानकारी कैसी लगी उसके ऊपर भी कमेंट करो। चैनल पे पहली बार आए हो, नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको सबसे सटीक और सबसे जल्दी और सबसे सही न्यूज़ मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।